Hello students, today we are going to study about vaccination, which is our topic in public health and hygiene. So starting with the topic, introduction. वैक्सीनेशन को हिंदी में टीकाकरण भी बोला जाता है। जो वैक्सीनेशन का आइडिया है इसे सबसे पहले एडवर्ड जेनर ने दिया था। उन्होंने ये देखा कि ऐसी मिल्कमेट्स जो कि उन गायों के संपर्क या कांटेक्ट में हैं जिन गायों को काउपॉक्स है, उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स की बीमारी नहीं होती है। तो इसे चेक करने के लिए उन्होंने एक 8 साल के लड़के पर इस थ्योरी को आधारित किया। सबसे पहले उन्होंने काउपॉक्स के जो दाने थे, जो पिस्ट्यूल थे, उससे मटेरियल लिया और उस मटेरियल को उन्होंने उस लड़के की बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाया। इससे उस लड़के की बॉडी में पिस्ट्यूल्स या दाने डेवलप हो गए, जो कि आगे जाके स्कैब में कन्वर्ट हो गए और फिर आखिरी में वो हील हो गए और सिर्फ एक निशान या स्कार रह गया। इस आइडिया को टेस्ट करने के लिए उन्होंने उस लड़के की बॉडी में 2 महीने के बाद स्मॉल पॉक्स के वायरस को इंजेक्ट किया और उन्होंने ये देखा कि उस लड़के की बॉडी में कोई भी साइन या सिम्टम दिखाई नहीं देता है। इस तरीके से जो जेनर की वैक्सीनेशन का एक्सपेरिमेंट था वो सक्सेसफुल हुआ और उन्होंने वैक्सीन टर्म का यूज़ किया इम्यूनिटी इंड्यूस करवाने वाली प्रिपरेशन के लिए। लैटिन शब्दों में वैक्का का अर्थ काऊ होता है और ये जो प्रोसेस रहती है ये वैक्सीनेशन कहलाती है। जेनर की फाइंडिंग को आगे जाके लुइस पास्चर ने कंफर्म किया और उन्होंने एंथ्रेक्स, चिकन पॉक्स, कॉलेरा जैसी बीमारियों के लिए भी वैक्सीन को बनाया। वैक्सीनेशन एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें आर्टिफिशियली जर्म्स को या जर्म सब्सटेंस को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है किसी भी पर्सन की बॉडी में, ताकि उस बीमारी के लिए उस पर्सन की बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए, मतलब कि रोग प्रतिरोधक क्षमता बन जाए। साइंटिफिकली इस प्रैक्टिस को प्रोफाइलैक्सिस बोला जाता है और जिस मटेरियल को हम बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाते हैं उसे वैक्सीन बोला जाता है। यूजुअली जो वैक्सीन रहती है या फिर जो जर्म सब्सटेंस रहते हैं इसे बॉडी में इंजेक्शंस के थ्रू दिया जाता है, जैसे कि टीएबी वैक्सीन। लेकिन कभी कभी इसे ओरली भी दिया जाता है, जिसका एग्जांपल है पोलियो ड्रॉप्स। जब वैक्सीन को इंजेक्ट किया जाता है किसी भी पर्सन की बॉडी में तो ये क्या करता है, बॉडी के अंदर जाके WBCs को स्टिमुलेट करता है, वाइट ब्लड सेल्स को स्टिमुलेट करता है एंटीबॉडीज़ बनाने के लिए। और ये जो एंटीबॉडी रहती हैं ये उस पर्टिकुलर जर्म्स के अगेंस्ट में बनती है हमारी बॉडी में। तो यहाँ पर जो वैक्सीन और वैक्सीनेशन टर्म्स है, इसे शुरू में जब यूज़ किया गया था तो ये स्मॉल पॉक्स के लिए यूज़ किया गया था, लेकिन अभी हम इसे एक जनरल सेंस में या हर एक बीमारी के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जो पिक्चर बनी हुई है ये स्मॉल पॉक्स के सिम्टम को शो कर रही है, जो एक बेबी में या चाइल्ड में देखने मिलता है और ये किसी भी एज ग्रुप में देखने मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्राफ है ये टाइमलाइन दिखाता है कि कैसे कैसे स्मॉल पॉक्स का इरेडिकेशन हुआ है, मतलब ये बीमारी धीरे धीरे कैसे कैसे कम हुई है और किस टाइम पर इसके केसेस सबसे ज़्यादा थे। तो वही है कि इस ग्राफ में टाइम के अकॉर्डिंग कितने चेंजेस आए वो शो हो रहा है। नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ जो हैं वो भी इसमें दिखाई गई हैं। इसके बाद वैक्सीन जो रहती है इसको हम प्रिपेयर कर सकते हैं 4 मेथड से। सबसे पहला जो मेथड है इसमें हम लोग पूरी तरीके से जो किल्ड जर्म्स रहते हैं उनका यूज़ करते हैं, जिसका एग्जांपल है टीएबी वैक्सीन जिसे टाइफाइड के लिए यूज़ किया जाता है, सॉल्क्स वैक्सीन जिससे पोलियो माइलेटिस के लिए यूज़ किया जाता है और रेबीज़ के लिए जो वैक्सीन होती है। जो दूसरी तरीके की वैक्सीन होती है इसमें हम लोग लिविंग वीकेंड जर्म्स का यूज़ करते हैं, मतलब कि वो जो जर्म मटेरियल रहता है वो जिंदा तो रहता है लेकिन वो बहुत वीक कमज़ोर फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर जो लिविंग जर्म्स रहते हैं उसे हम इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर या वीक हो जाते हैं और वो इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि ये हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद कोई भी डिजीज़ या बीमारी कॉज नहीं कर सकते और ये हमारी बॉडी के अंदर जाने पर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन लेकिन कर लेते हैं। तो इसलिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनाने के लिए लिविंग वीकेंड जर्म्स का भी यूज़ किया जा सकता है। इसका एग्जांपल है मीजल्स के लिए जो वैक्सीन यूज़ की जाती है या फिर BCG वैक्सीन जिसे ट्यूबरकुलोसिस या टीबी के लिए यूज़ किया जाता है, वो भी इसका एग्जांपल है। थर्ड जो टाइप रहता है वो है यूजिंग फुल्ली वायरुलेंट लिविंग जर्म्स, मतलब पूरी तरीके से जो वायरुलेंट या विषैला जर्म्स रहते हैं उन्हें भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, जिसका एग्जांपल है स्मॉल पॉक्स,
तो इस वैक्सीनेशन में एक जो पर्सन रहता है इज़ इनोक्यूलेटेड विथ काउपॉक्स वायरस विच इज़ वेरी सिमिलर टू स्मॉल पॉक्स वायरस। तो जो भी पर्सन है उसे काउपॉक्स वायरस से इनोक्यूलेट या इंट्रोड्यूस उसकी बॉडी में करवाया जाता है, जो कि स्मॉल पॉक्स के वायरस से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन जो है अब ये नहीं दी जाती है, क्योंकि ये जो बीमारी है अब ये ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्या हो गई है, पहली बात तो इंडिया से इरेडिकेट हो गई है जो भी हमारे पास डाटा है, और वर्ल्ड में भी बहुत सारी जगह से ये बीमारी ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद लास्ट जो है टॉक्साइड्स का भी यूज़ किया जा सकता है। तो ये वैक्सीन्स जो हम डिप्थेरिया के लिए या टिटनस के लिए यूज़ करते हैं वो टॉक्सॉइड्स के फॉर्म में होती है। टॉक्सॉइड्स जो हैं ये एक्सट्रैक्ट्स होते हैं टॉक्सिन्स के, मतलब कि जो टॉक्सिन्स होते हैं उसके एक्सट्रैक्ट्स को जब हम लेते हैं तो ये टॉक्सॉइड कहलाते हैं। और ये टॉक्सिन मटेरियल जो हार्मफुल मटेरियल रहता है इसे कोई बैक्टीरिया रिलीज़ कर सकता है। ये जो पॉइजन्स रहते हैं इन्हें हार्मलेस किया जाता है जब हम इसमें फॉर्मेलिन को ऐड करते हैं, मतलब कि इन टॉक्सिक मटेरियल में फॉर्मेलिन जैसे मटेरियल्स को ऐड किया जाता है ताकि ये हार्मलेस हो जाए और ये अपनी जो कैपेसिटी है एंटीबॉडी बनाने की या एंटी टॉक्सिन बनाने की उसे अभी भी रखे हुए रहे। अटेम्प्ट्स किए जा रहे हैं कि हम अभी एड्स के लिए भी वैक्सीन को बनाएं, जो कि हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो डायग्राम में हमें दिखाई दे रहा है सबसे पहले रोगजनक क्षीण हो गया, मतलब पैथोजन एटेन्यूएट होता है। इसके बाद एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट मतलब कि प्रतिजनी निर्धारक, उसके बाद सहायक, सहायक के बाद इनोक्यूलेशन या टीकाकरण किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी के अंदर में जो मेमोरी सेल्स रहते हैं ये अपनी एक दीर्घकालिक प्रतिरक्षा मतलब कि लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी को क्रिएट करते हैं। तो यही हमारा टॉपिक है वैक्सीनेशन, कि वैक्सीनेशन क्या होता है और वैक्सीन कितनी तरीके की होती है। थैंक यू।